तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे अपने चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर। उम्मीद है कि सबने लेक्चर्स देखे होंगे। अगर लेक्चर्स नहीं देखे तो कम से कम चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस तभी आदमी करता है जब उसको चैप्टर आता हो, मतलब कॉन्सेप्ट्स आते हो, चैप्टर में क्या दिया है ये पता हो, है ना। खैर मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा एक बार कि क्या चीज़ थी एक्चुअली में, बट अगर पढ़े होगे तो ज़्यादा सही होगा ना, है ना। तो चलो देखते हैं, है ना। हम हर टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर ट्राई करना कि इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा। ठीक है, ये हमेशा पॉइंट होना चाहिए कि इस क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा। अगर कुछ नहीं सीखोगे तो वही क्वेश्चन दोबारा करोगे, दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ याद तो रहेगा नहीं, है ना भाई। क्वेश्चन रटो तो बात अलग है, पर क्वेश्चन कभी नहीं रटना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली थोड़ी कभी कोई को हमसे पूछेगा। हमको ये सीखना है कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, हमने क्या सोचा होगा कि क्वेश्चन हल हो गया। ठीक, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे इस चैप्टर में देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो बन सकता है आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। क्यों भाई साहब हमसे पूछ लें कि बताओ ये जो इक्वेशन दी हुई है ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में कि नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई भी सिचुएशन दी हो और उसको हमको रिप्रेजेंट करना हो लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि जो हमारी इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, ये एक्चुअली में हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकता है कि कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम दी हो कि बताओ उसने इतना सामान खरीदा, है ना, वो इतना पैसा लगा के गया। ठीक है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, और हमको उस सिचुएशन जो दी है उसको मैथ में लिखना है, उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। अब देखो लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ग्राफिकली और एक एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली तो आप जानते हैं, ग्राफ पेपर जो बनाते हैं। ठीक है, और एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन के टर्म्स में। ठीक, अब भाई इक्वेशन पता होगी तभी तो ग्राफ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये तो हमारा मेन है, पर ग्राफ भी हमारे सिलेबस में, तो ग्राफ से भी देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब फिर हमसे पूछ सकता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ये जो इक्वेशन बन गई, एक सिचुएशन दी हुई थी, उसको हमने रिप्रेजेंट किया ग्राफ में और एल्जेब्रा में, और फिर हमसे कहा कि ग्राफ से सॉल्व करो और एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करो। एल्जेब्रिक मेथड कौन कौन से थे सॉल्व करने के हमारे पास? पहला तो है सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा क्या है? एलिमिनेशन। ओके, अच्छा, और ये सवाल भी पूछ सकता है कि तुम इक्वेशन निकाल लो और बिना ग्राफ बनाए ये बताओ कि जो दो, जैसे दो इक्वेशंस आएंगी, ठीक है, दो वेरिएबल निकालने हैं, तो दो इक्वेशन हमको चाहिए होंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो हमसे कहेगा कि बताओ बिना ग्राफ देखे, जैसे ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा ना कि दो ऐसे, या तो दो इक्वेशन ऐसे आ जाएंगी, है ना, या तो ऐसे इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। तो कहेगा कि बिना ग्राफ देखे ये बताओ कि जो इक्वेशंस होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी, मतलब जो लाइंस बनेंगी ग्राफ में, या कॉन्साइडिंग होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही लाइन आ जाएंगी, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो पैरेलल होंगी। ठीक है, ये पूछ सकता है कि बिना ग्राफ बनाए इस एल्जेब्रिक इक्वेशन की मदद से बताओ कि इक्वेशन क्या होगी, मतलब लाइंस क्या होंगी। जो ग्राफ में लाइंस बनेंगी, दो इक्वेशन की अलग अलग लाइंस बनेंगी, तो क्या दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, या दोनों के पैरेलल होंगी, या दोनों एक दूसरे पर कॉन्साइड करेंगी। अच्छा ठीक है, और फिर मतलब ये भी पूछ सकता है कि जो इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होती हैं? जब या तो इंटरसेक्टिंग हो या तो कॉन्साइडिंग हो, तब कंसिस्टेंट होती हैं, है ना। और अनकंसिस्टेंट कब होती हैं? जब या तो जब पैरेलल हो जाए। कंसिस्टेंट का मतलब कि इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, उनका कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। अनकंसिस्टेंट का मतलब कि वो दोनों इक्वेशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, उनमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो दोनों इक्वेशंस एक साथ सॉल्व नहीं की जा सकती हैं। ठीक,
तो ये तो हमारा मैप हो गया क्वेश्चंस का, ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा ना कि क्या हम बात कर रहे हैं, बट ये थोड़ा मैप क्लियर हो जाएगा ना, तो जब चैप्टर के लास्ट में ये देखोगे तब समझ में आएगा कि हाँ हाँ हर टाइप के क्वेश्चन हमको आते हैं भाई। और हर टाइप में अब जैसे सब टाइप्स भी होंगे ना, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें भी कई टाइप के होंगे कि टाइम वाले क्वेश्चन होंगे, है ना, स्पीड वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक। तो सब टाइप्स भी हैं, बट ये हमारा ओवरऑल टाइप है और इससे हमें चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक है हमें आता है चैप्टर, ठीक। तो हर टाइप की क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल कमर कस लो और कॉपी पेन निकाल लो, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि मेरे से पहले तुम खुद एक बार ट्राई करोगे सॉल्व करने का भाई, तभी तो मतलब है, क्योंकि सॉल्व करने की कोशिश करोगे तभी तो पता चलेगा कि कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक। चलो आगे चलते हैं। तो पहले क्या करें, आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस करें। चलो कर, ये वाला मैप बना लेना अपने कॉपी में, ठीक है, ताकि चैप्टर के लास्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, है ना, कि नहीं भाई चैप्टर आता है। तो चलो क्वेश्चन है कि कुछ इक्वेशंस मैं आपको देता हूं। मान लो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4x, पहली इक्वेशन दे दी। दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4/x, ठीक। थर्ड इक्वेशन क्या दूंगा भाई साहब, x प्लस 4 इज इक्वल टू मान लो 16, ठीक। फोर्थ इक्वेशन क्या दूंगा, क्या दूं फोर्थ इक्वेशन भाई साहब, जल्दी बताओ। x 4 प्लस ना x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक। चलो अच्छा बताओ, इन्हीं चारों को देखते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस हैं जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको कह सकते हैं, ठीक। पहली इक्वेशन देखो, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब था कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए एक टर्म के अंदर। ये हमारा एक टर्म होता है ना, तो हर टर्म के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, ठीक। तो चलो देख लेते हैं भाई साहब। जैसे ये पहला टर्म है, x की पावर क्या है 1, दूसरा टर्म है y की पावर क्या है 1, तीसरा टर्म है x की पावर क्या है 1, तो ठीक है लीनियर इक्वेशन है ये। और टू वेरिएबल्स देखो, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो यानी कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक। ओके, दूसरी इक्वेशन देखो, इसमें x की पावर है 1, y की पावर है 1, x की पावर क्या है यहाँ पे, जब अपॉन में x लिखा रहता है ना तो हम बोलते हैं कि x की पावर -1 है, ठीक। पर चलो अगर वो नहीं भी पता तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो। तो पहली चीज हमने क्या सीखी कि अगर डायरेक्ट ना दिखे कि कौन सी इक्वेशन है कौन सी नहीं है तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखो। सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सॉल्व करोगे तो शायद दिखने लगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x यहां डिवाइड में है, इधर भेजा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। भाई डिनोमिनेटर में तुमको पावर नहीं पता चल रही है, इसलिए इसको ऊपर भेज लो तो पावर पता चलने लगेगी x की y की, ठीक। तो जब हमने इसको ऊपर भेजा, ऊपर कैसे भेजेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में था, इक्वल टू उधर भेजोगे तो ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक। अब ब्रैकेट के सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2y 2xy इज इक्वल टू 4। अभी तो देखो x स्क्वायर आ गया ना, x की पावर 1 से ज्यादा हो गई, एक टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा हो गई, यानी कि ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है भाई। टू वेरिएबल्स तो हैं, एक वेरिएबल x है एक वेरिएबल y है, पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर मतलब पावर 1, ठीक है। चलो तो ये तो नहीं है भाई साहब। ये वाली इक्वेशन देखो, x प्लस 4 इज इक्वल टू 16। अब इसमें x की पावर कितनी है 1, मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, ठीक है। x की पावर ना हो, x हो ही ना तो चलेगा, ठीक। x की पावर कितनी मैक्सिमम है 1, यहां पे x है ही नहीं, यहां पे x है ही नहीं, चलो ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, पर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि यहां पे y तो है ही नहीं भाई साहब, एक ही वेरिएबल है हमारे पास, तो ये टू वेरिएबल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है। ऐसे फोर्थ देख लो, फोर्थ तो बिल्कुल ऐसा ही है ना यही तो बन ही गया, फोर्थ ही बन गया।
तो चलो कोई बात नहीं, फोर्थ मतलब हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं है। समझ में आया? तो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और दो वेरिएबल्स भी होने चाहिए, तभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा, है ना। तो ये तो हमारे आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन हो गए कि भाई चलो देख के बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। अब थोड़ा सिचुएशन वाले करते हैं, और पहले हम एक ऐसा सिचुएशन वाला क्वेश्चन करेंगे ना जिसके अंदर जो मैंने मैप बनाया था वो सारे क्वेश्चन हम एक ही सिचुएशन से पूछ डालेंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा समझ में आ जाएगा ना कि हम हर चीज एक ही सिचुएशन पे कर सकते हैं। हम एक सिचुएशन लेंगे, उसका इक्वेशन लिखेंगे, ग्राफ पे लिखेंगे, एल्जेब्रिक भी लिखेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से भी। और ग्राफिकल में ग्राफ लिखने से पहले हम ये बताएंगे कि कंसिस्टेंट है कि अनकंसिस्टेंट है, पैरेलल आएगा कैसा आएगा। ठीक, चलो देखते हैं, मजा आएगा क्वेश्चन में भाई साहब। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक दिन हमने देखा तो 2 केजी एप्पल और 1 केजी ग्रेप्स हमारा 160 रुपए का मिला। एक महीने बाद हम खरीदने गए तो हमको मिला कि जो 4 केजी हमने एप्पल खरीदे और 2 केजी ग्रेप्स खरीदा, और टोटल हमको मिला 300 रुपए का, 300 रुपीज़ का। तो अब इसको सॉल्व करो। इस मतलब हमको बताओ कि एप्पल का प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ एप्पल एंड ग्रेप्स, ये हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैंने बताया कि हम हर सब कुछ लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन वाइज। तो पहले तो इस सिचुएशन से हम इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो ये तो वर्ड्स में लिखा हुआ है ना, इसको पहले हमको मैथ में लिखना पड़ेगा। ठीक, अब मैथ में कैसे लिखेंगे, हमको प्राइस चाहिए एप्पल का और ग्रेप्स का, हमको पता नहीं क्या प्राइस है, पर भाई कुछ तो प्राइस होगा, क्या प्राइस होगा हमको नहीं पता। तो मान लो कि एप्पल का प्राइस जो है वो है x केजी, x रुपए पर केजी। ठीक, और ग्रेप्स का प्राइस मान लो वो है y रुपीज पर केजी। ठीक, हमने x को एप्पल का प्राइस क्यों माना, क्योंकि हमको x एप्पल का प्राइस नहीं पता, और इसको लिखने के लिए हमको एप्पल का प्राइस पता होना चाहिए ना भाई, तभी तो हम लिखेंगे कि हमने 2 केजी एप्पल खरीदा, तो एप्पल के लिए हमने कितना खर्चा किया, 2 इंटू एक्स रुपए, है ना। 2 इंटू एक्स को हम डायरेक्ट 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये हमारा नंबर है। ठीक है, तो वेरिएबल और नंबर अगर डायरेक्ट लिखे हो तो इसका मतलब कि मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। ठीक, तो एप्पल 2 केजी एप्पल खरीदने के लिए लगेंगे 2x रुपए, और 1 केजी ग्रेप्स खरीदने के लिए लगेंगे y रुपए, 1 इंटू वाई रुपए। 1 केजी ग्रेप्स था y रुपए का, 1 केजी ग्रेप्स को लगेंगे y रुपए, और टोटल इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 रुपए। तो इस सिचुएशन को मैथ में लिखने के लिए हमको ये वेरिएबल्स मानने ही पड़ेंगे। भाई हमको पता नहीं है ना कि एप्पल कितने प्राइस का है। ठीक, तो हमने क्या किया कि हमने एप्पल को वेरिएबल मान लिया, उस वेरिएबल से इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। और वेरिएबल क्या था हमारा, वेरिएबल था हमारा प्राइस। तो अगर हमारी वैल्यू आ जाएगी मतलब हमको प्राइस पता चल जाएगा, है ना भाई साहब। तो चलो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएं, पहली कंडीशन दी है कि 1 केजी एप्पल 2 केजी एप्पल यानी कि 2x रुपए का, प्लस 1 केजी ग्रेप्स यानी कि 1y रुपए का। और 1y लिखो या केवल y लिखो बात एक ही है, क्योंकि किसी को 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई दिक्कत तो होती नहीं। ये जो टोटल आएगा वो आएगा 160 रुपए का। ठीक, तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई। हम अलजेब्रिक इक्वेशन बना रहे हैं भाई साहब। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि 4 केजी एप्पल्स यानी कि 4x रुपए का एप्पल। अगर एप्पल 50 रुपए का था तो 4 केजी एप्पल कितने का मिलेगा, 200 रुपए का। कैसे, 4 इंटू 50। 1 केजी एप्पल था x रुपए का, 4 केजी मिलेगा 4x रुपए का। ठीक, प्लस 2 केजी ग्रेप्स यानी कि 2 इंटू वाई। ये टोटल प्राइस कितने बराबर था, 300 रुपए में। भाई इतना हमको 300 रुपए में मिला, तो ये हमारी बन गई भाई साहब दूसरी इक्वेशन। तो इस सिचुएशन को हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया भाई साहब। ठीक, अब इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, पर
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं, भाई लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ये तो पता है ना। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस इक्वेशन का एक लाइन बनेगा और इस इक्वेशन का एक लाइन बनेगा, दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगे हमारे ग्राफ के ऊपर। तो ये दोनों लाइन क्या एक दूसरे को कट करेंगे, क्या एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्या एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, क्या होगा, ये मैं कैसे जानूंगा? ये जानने का तरीका है, तरीका ये है भाई साहब कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि जनरल फॉर्म, जैसे ये तो स्पेसिफिक चीज है ना लिखी हुई है, जनरली हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हम ऐसे किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन में देखो a की वैल्यू क्या है, जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है 2। b की क्या वैल्यू है, जो y के साथ मल्टीप्लाई हुआ है यानी कि 1। c की क्या वैल्यू है 160, नहीं -160, क्योंकि देखो c जो है 0 के इधर है ना, और c के आगे प्लस है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ऐसे देखो 2x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल टू 0, है ना। मैंने प्लस 160 को इक्वल टू के इधर ला लिया, यानी कि माइनस 160 बन गया। पहले यहां पे था, यहां माइनस हो गया, लेकिन प्लस से लिखा हुआ है ना। तो प्लस यहां कैसे आएगा? इसको एक काम करो, ऐसे प्लस लिख दो और माइनस अंदर कर दो, है ना। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो यानी हमारी इक्वेशन बदली नहीं ना। जो ओरिजिनल इक्वेशन हम उसको बदल नहीं सकते, हम उसको केवल मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी इधर उधर लिख सकते हैं। तो हमने इधर उधर लिख के इस फॉर्म में लिख दिया। तो प्लस प्लस सी क्या है हमारा -160, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने जनरल फॉर्म में लिखा। ऐसे इस इक्वेशन को भी जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? 4x प्लस 2y प्लस -300 इक्वल टू 0। 300 प्लस था, इधर लाया माइनस हो गया, -300 प्लस माइनस लिख दिया ताकि प्लस सी लिख सके, सी हमको डायरेक्ट दिखने लगे। ओके भाई साहब, अब क्या होगा, जैसे दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन, जैसे ये तो एक जनरल फॉर्म है ना, दो इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। अगर मतलब ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसा हमने याद किया होगा। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है -160, c2 की वैल्यू है -300। ठीक, ये केवल लिखने का तरीका है, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी कि वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तब क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होगा, ठीक। अगर दो इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी तब क्या होगा? तब ये दोनों इक्वल होंगे। इंटरसेक्टिंग नहीं हुई तो अब क्या हो सकती हैं? या तो पैरेलल हो सकती हैं। भाई पैरेलल कब होंगी? जब इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2 होगा। मतलब ये जो रेशियो है कोफिशिएंट्स का, ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। और कोइंसाइडिंग कब होंगी? जब c1 अपॉन c2 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई साहब कि इन दोनों इक्वेशंस में क्या है ना, जगह है क्या? यहां पे मैं करूं क्या, ताकि ये सब आपको देख सके एक साथ। तो पहले देखते a1 अपॉन a2 देखते हैं क्या है। a1 अपॉन a2 क्या आएगा? 2 अपॉन 4, ठीक। b1 अपॉन b2 यानी कि 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 यानी कि 160 -160 अपॉन -300, ठीक है। a1 अपॉन, अच्छा 2 अपॉन 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये देखो कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर है, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग तो नहीं होंगी, इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी। ये जो इन दोनों इक्वेशंस की जो लाइन होंगी वो एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, अच्छा इंटरसेक्टिंग नहीं हो तो क्या होंगी? क्या पैरेलल होंगी? क्या पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन थी कि ये जो 1/2 है ये c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो। तो क्या बराबर है या नहीं है देखते हैं। भाई माइनस से माइनस कट गया, ठीक, 0 से 0 कट गया,
16/30 बचा भाई साहब, है ना। अब 16/30 किसके बराबर है? 16/30 को हम लिख सकते हैं 2 8 जा 16, 2 15 जा 30, है ना। तो A1/A2 और B1/B2 तो हाफ के बराबर आ गए, और C1/C2 आ गया 8/15 के बराबर। ओ माय गॉड, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर है, जो कि है, और C1/C2 के बराबर नहीं है, तो क्या होता है हमारा कि दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल आएंगी भाई साहब, पैरेलल आएंगी। ओके भाई साहब, पैरेलल आएंगी। तो ठीक है भाई, तो हमने ये तो निकाल लिया कि दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी। अच्छा, तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये बताओ। इक्वेशन हमारी इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 किलो, मतलब ये सिचुएशन कभी असली जिंदगी में आ ही नहीं सकती कि 2 kg एप्पल खरीदे, 1 kg ग्रेप्स खरीदे तो 160 का मिले, और 4 kg एप्पल खरीदे, 2 kg ग्रेप्स खरीदे 300 का मिले। ऐसा कभी होगा ही नहीं जिंदगी में, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैथ हमको ये बता रही है कि इन दोनों की इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तुम खुद भी कुछ प्राइस लगा के देखो, है ना, ऐसा बनाने की कोशिश करो कि मैं ये खरीदूं तो ये इतने का मिल जाए, खरीदूं इतने का मिल जाए, हो ही नहीं सकता, ठीक। अच्छा, तो ग्राफ बना के देखते हैं भाई साहब, ग्राफ कैसा बनता है। बनाए ग्राफ। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? ग्राफ बनाने के लिए हमको अलग अलग वैल्यूज लिखनी पड़ती हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। तो पहले मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? हमको जैसे ये एक्स, जैसे ग्राफ कैसा होता है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे आते जाते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या आता है भाई साहब, 1 2 3 4 ऐसे ऊपर आते जाते हैं। नीचे क्या आएगा, -1 -2 -3, इधर क्या आएगा, -1 -2 -3, ठीक। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करें? अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग वैल्यूज लिखते हैं। चलो, तो अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग वैल्यूज कैसे लिखें? जैसे x = 1 डालो, पहले x y 2 कॉलम बना लो। एक x पे एक y की वैल्यू लिखो तो हमको 1 पॉइंट मिलेगा, फिर दूसरे x पे दूसरे y की वैल्यू लिखो, हमको दूसरा पॉइंट मिलेगा, तीसरे x पे तीसरा पॉइंट, ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो लाइन आ जाएगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे 160 है, 160 थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो इसको सिंपल करने के लिए यहाँ पे हम कुछ और कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो दिया है वो 5 दिया है, ठीक। 2x + y + 5 = 0, इसकी जगह +5 मान लो, इसकी जगह क्या मान लो, 4x + 2y प्लस इसकी जगह तुम मान लो कि 2 दिया है = 0। अबे यार, लेकिन अगर 5 और 2 मान लोगे तो हमारी तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना। तो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट हमको पता नहीं चलेगा, ये तो समस्या है ब्रो। चलो कोई बात नहीं, इन्हीं को प्लॉट करते हैं। x को 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? x को 1 रखा हमने, ठीक, x को 1 रखा तो ये 2 हो गया, यानी कि 2 + y = 160। ये -160 उधर जाएगा +160, तो 2 + y = 160। y क्या आएगा? y आएगा 158, ठीक। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? 4x, तो ये तो पहली इक्वेशन x = 1 पे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन x = 1 पे, दूसरी इक्वेशन का भी साथ में देखते चले। चलो देखते चलते हैं भाई साहब। दूसरी इक्वेशन में x = 1 पुट करोगे, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक। पहली इक्वेशन में हमने x = 1 पुट किया तो आया 158, y की वैल्यू 158 आई। यानी कि अगर मैं x1 लूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? बहुत ऊपर, कितनी? 158। तभी 4 के बाद डायरेक्ट नहीं आएगा, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते चलते 158 पे। तो पहला पॉइंट तो यहां पे हमने प्लॉट किया पहली इक्वेशन का, ठीक। तो पहले पहली इक्वेशन ही प्लॉट कर लेते हैं, ठीक। x = 2 रखेंगे तब क्या आएगा भाई साहब? यहां पे x की जगह कितना हो जाएगा? 2 रखे तो 2 × 4 हो गया, यानी कि ये वैल्यू 4 हो गई। तो 4 + y = 160, तो y = इस 4 को उधर भेज दो, तो 160 ये +4 गया तो -4,
है ना। 160 माइनस 4 कितना होगा, 156, है ना। ऐसे x इक्वल टू 3 रख के देखो पहली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन ये है, x इक्वल टू 3 रखोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 3 रखोगे तो 3 2 जा 6, यानी कि यहां पे 6 प्लस y इक्वल टू 160, y इक्वल टू 160 प्लस 6 उधर भेजा तो कितना हो गया, -6, है ना। यानी 160 माइनस 6 कितना होगा, 154। 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए, चाहो तो कितने भी कर सकते हो, पर 3 पॉइंट सफिशिएंट है। 3 पॉइंट से हमको दिख जाएगा कि लाइन कैसी बन रही है, ठीक। तो पहला आया 158, x इक्वल टू 2 पे आया 156, x इक्वल टू 3 पे आया, y इक्वल टू 154। यानी कि देखो 3 पॉइंट ऐसे हैं, तो यानी कि पहले इक्वेशन की लाइन हमारी कुछ ऐसी बनेगी, ठीक। अच्छा भाई साहब, अब ऐसे दूसरी इक्वेशन हमको प्लॉट करना है ग्राफ पे, क्या ही दिक्कत है, कर सकते हैं तुरंत। कैसे करेंगे, 2x प्लस वाई, दूसरी इक्वेशन ये है, x इक्वल टू 1 रख के देखा हमने, x इक्वल टू 1 रखा तो कितना बना ये, 4 इंटू 1 4 प्लस 2y, और इस -300 को इक्वल टू उधर भेजा तो बन गया +300, है ना। तो यानी कि 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4, 300 माइनस 4 कितना आएगा, 296, है ना। इस +4 को इधर भेजा, -4 कुछ नहीं, और y इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर भेजा तो ऐसे 2 डिवाइड में आ जाएगा, है ना। यानी कि 296/2, यानी कि 148, ठीक। तो x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 148। ऐसे ही तुम x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करोगे तो y की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, और y की वैल्यू ऐसे आएंगी कि देखो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये पहली इक्वेशन का ग्राफ, ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ, है ना। यानी कि इन दोनों का ग्राफ पैरेलल बनेगा भाई साहब, एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं, हमेशा ऐसे सीधे चलता चला जाएगा, जैसे रेल की पटरी होती है ना, एक दूसरे से कभी मिलती नहीं, ऐसे सीधे चलती चली जाती है, ऐसे इनका ग्राफ बनेगा। पर ये हमको बनाने से पहले भी पता चल गया था, है ना, क्योंकि हमने a/b इज इक्वल टू a1/a2 जो था वो b1/b2 के बराबर था, और वो c1/c2 के बराबर नहीं था। तो हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा जो कि एक दूसरे के पैरेलल होगा, दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल से सीधे जा रही होंगी, और ऐसा हमारा ग्राफ बन गया। ओके, अब क्या चीज बची, अब चीज बची इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पर जैसा कि हमने मतलब एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकली तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी ना, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व कब होती है, जब एक दूसरे को कट करती है कहीं पे, ठीक। जैसे इंटरसेक्ट करी तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लो कि अगर ये दो इक्वेशन है एक दूसरे को ऐसे कट कर देती है एक जगह पे, मान लो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू मान लो 4 पे, ठीक। ऐसे यहाँ पे कट कर देती, दो लाइन ऐसे जा रही होती और दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर देती, तो सॉल्यूशन हमारा यही पॉइंट हो जाता। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल आता। पर क्योंकि दोनों इक्वेशन पैरेलल है इसलिए कोई सॉल्यूशन निकला ही नहीं। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। अब एल्जेब्रिकली कैसे निकालेंगे इनको, भाई अब इक्वेशन सॉल्व करो, पर हमको पता है इक्वेशन तो सॉल्व होगी नहीं, भाई इक्वेशन नहीं सॉल्व होगी ना, तो हम क्या करते हैं, डाटा को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, क्वेश्चन बदल देते हैं, ऐसा बदलते हैं कि इक्वेशन सॉल्व हो जाए, ठीक। हम मान लेते हैं कि यहां पे ये 150 रुपीज है, अब इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। पर अगर अब इक्वेशन सॉल्व ना हुई तो तब क्या होगा भाई साहब, मान लो कि 3 kg एप्पल था, अब तो सॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर रहा ही नहीं। अगर ये रहा ही नहीं तो फिर भाई इक्वेशन सॉल्व होगी, है ना। चलो इक्वेशन हमारी क्या बनी, नई इक्वेशन क्या बन गई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो बना के देख लो, अब इसको सॉल्व करो,
सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास? सॉल्व करने का मेथड पहला है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? देखो, अगर एक लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल होता तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। जैसे अभी हमने सॉल्व किया था ना कि x की जगह 1 रख दिया तो y अकेला बचा। y अकेला बचा तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? y को छोड़ के बाकी सबको इक्वल टू को उधर भेज दिया है ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी ना। तो हम ये जानते हैं कि अगर एक अकेला आदमी इक्वेशन में हो तो हम उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, उसको मार ले जाएंगे भाई साहब, ठीक। और यहाँ पे दो लोग हैं इसलिए हम इनको कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि चलो एक को उड़ा देते हैं, एक को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे के टर्म्स में। कहने का मतलब है कि मान लो y की हम वैल्यू निकालते हैं पहले इक्वेशन से। मान लो हमको y की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? y को छोड़ के बाकी सब जो है उधर भेज दो। 150 है, यहाँ प्लस 3x था, उधर गया क्या बन गया? माइनस 3x इक्वल टू उधर जाके। तो पहली इक्वेशन से y की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरे इक्वेशन में यही y की वैल्यू रख दो। कैसे? 4x, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? 4x प्लस 2y, y की जगह ये रख दो क्योंकि y इसी के बराबर है ना। 150 माइनस 3x इक्वल टू 300, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो तो 4x प्लस इस 2 को अंदर भेजो तो 2 इंटू 150 कितना होगा? 300 माइनस 3x, 2 3 जा 6x इक्वल टू 300। चलो ठीक है, 300 को उधर भेजा कितना बन गया? माइनस 300, ठीक। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को हम जैसा क्वेश्चन था वैसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो पैरेलल आ गया था, सॉल्व ही नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि हमने थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया। तो प्राइस अगर डिस्टर्ब आएगा तो चिंता मत करना, ठीक। प्राइस हो सकता है कि निगेटिव में आ जाए, प्राइस हो सकता है 0 आ जाए। हम मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड से, ठीक। ओके, तो चलो यहाँ प्लस 300 था, उधर भेजा माइनस 300 आ गया, ठीक है। तो बचा क्या इधर? 4x माइनस 6x, 4 माइनस 6 कितना होगा? माइनस 2x इक्वल टू 300 माइनस 300 यानी 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ओके, तो x का सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब हमको x की वैल्यू पता चल गई तो हमको y की वैल्यू भी पता चल जाएगी, है ना। y की वैल्यू कैसे पता चलेगी? x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू y में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करो कितना आएगा? y इज इक्वल टू 150 माइनस 3 इंटू 0, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 150, क्योंकि 3 इंटू 0 0 होगा, 150 में से 0 घटाओगे कितना? 150 खुद ही बचेगा, है ना। अच्छा ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई। तो x और y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल ली। यानी कि अगर जो हमारा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना, जो हमने मैनिपुलेट करके बनाया कि क्वेश्चन ही बदल दिया, तो जो अंगूर थे वो तो 0 रुपए के मिलेंगे, यानी फ्री मिल रहे हैं, और जो हमारा एप्पल है वो 150 रुपीज पर केजी है, ठीक। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर ऐसा आएगा तभी जाके ये प्राइसिंग हमारी बैठ पाएगी, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं भाई साहब। एल्जेब्रिक मेथड को सॉल्व करने के कितने मेथड हमने पढ़े? 2 मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं कि हम दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। खत्म कैसे करते हैं? माइनस करके इक्वेशन को। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि किन 2 कोफिशिएंट्स को हम बराबर बना सकते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट है 4, यहां पे x का कोफिशिएंट है 3, x का कोफिशिएंट क्या है यहां पे? 1, है ना, 1। यहां पे y का कोफिशिएंट है 2, x का कोफिशिएंट था 1। तुम ये देखो, अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या y का कोफिशिएंट भी 2 हो जाएगा? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, है ना, 2 150 जा 300 हो जाएगा। तो मैं y के कोफिशिएंट को बराबर बना सकता हूं। मैं बराबर अगर बना दूंगा तो यहां भी 2y, यहां भी 2y, इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना बचेगा? y कट जाएगा, बचेगा x। x में एक इक्वेशन आ जाएगी, बताओ हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा, एक वेरिएबल बचेगा, हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसका डबल भी इसके बराबर होगा,
है ना। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों बराबर है। तो हमने कुछ छेड़खानी तो करी नहीं भाई साहब, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, जब 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा, देखो 2 3 जा 6, ये तो 6 हो गया, 2 1 जा 2, 2 और 2 इंटू 150 कितना होगा 300। तो इसमें देखो 2y दोनों जगह 2y बन गया है ना। अब एक काम करो, दोनों सब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बन जाएगा, 6x में से 4x गया, कितना बचा 2x, प्लस 2y में से 2y गया तो 0, इज इक्वल टू 300 में से 300 गया तो 0, यानी कि 2x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0। हमारा पहले भी यही सोल्यूशन आया था कि x इक्वल टू 0 आ गया था, ग्रेप्स हमारे फ्री में मिल रहे थे, यहाँ फ्री में मिल रहे हैं ग्रेप्स। अच्छा ठीक है, अब x इक्वल टू 0 आ गया तो y की वैल्यू हम तुरंत निकाल सकते हैं, कैसे, x इक्वल टू 0 को यहाँ पे रख दो, x इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y तो अकेला बचेगा ना भाई इक्वेशन में, x की तो वैल्यू ही रख दी, x अब वेरिएबल थोड़ी रहा, x की वैल्यू रखी हमने, तो x की वैल्यू यहाँ 0 रखो, तो 6 इंटू 0 क्या होगा 0, 2y इज इक्वल टू 300, तो 2y इज इक्वल टू 300, यहाँ पे प्लस, ये तो x वाला टर्म 0 बन गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 में, ठीक। तो अब इक्वल टू में क्या बचा, 2y इज इक्वल टू 300, देखो 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 को उधर भेजा तो 2 डिवाइड में चला गया, यानी कि y इज इक्वल टू 300 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 150 जा 300, यानी y की वैल्यू आ गई 150, है ना। यानी कि हमारे एप्पल्स मिलेंगे 150 रुपीज़ के मिलेंगे। अरे सॉरी ब्रो, ये y जो था ये तो ग्रेप्स का प्राइस था ना, यानी कि हमारे एप्पल्स फ्री में मिल रहे हैं, ग्रेप्स जो है 150 रुपए का है। सॉरी करेक्शन, ठीक है। इस प्राइसिंग को सेटिस्फाई करने के लिए हमको सेव फ्री में देना पड़ेगा, फ्री मिल जाए कितना मजा आया ना। तो ये तो हमारे ये मेगा क्वेश्चन हो गया भाई साहब। इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ किया है, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले हमने ये देखा कि कैसे लाइंस कैसी होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, है ना। सिचुएशन दी थी, हमने उसको इक्वेशन में लिखा, है ना, प्राइस को वेरिएबल माना और वेरिएबल के हिसाब से फिर लिखा, ठीक। फिर एल्जेब्रिक मेथड में दोनों मेथड से सॉल्व भी कर दिया। इट्स सिंपल इफ यू कैन सॉल्व इट देन। तो चलो अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा फंस गया था, है ना, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कर रहे थे, इसलिए क्या हुआ कि वैल्यूज बहुत अजीब अजीब आ रही थी कि 150 है ना, सेव फ्री में मिल रहा है, ग्रेप्स जो है 150 रुपीज़ है, इतना महंगा थोड़ी ग्रेप्स आता है। तो हम स्पेसिफिक अब थोड़ा प्रॉब्लम्स करेंगे, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स करेंगे तो क्या आएगा, सही वैल्यूज आएंगी, है ना। सेव जो है हो सकता है 100 रुपये किलो आ जाता, ग्रेप्स जो है 50 रुपये किलो आ जाता, ऐसा कुछ आएगा, ठीक। पर अब सेव ग्रेप्स ही हमेशा थोड़ी करेंगे, थोड़ा अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक, ताकि थोड़ा मैनिपुलेशन पता चल सके ना, ठीक। बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमको बताना है कि बताओ कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है, जब लाइन हमेशा इंटरसेक्टिंग होती है। हमेशा इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होती है, ठीक। और नो सॉल्यूशन कब आता है, जब लाइंस पैरेलल हो जाती है, यानी कि कभी एक दूसरे को टच ही ना करें, ठीक। बताओ कैसे बताओगे। जैसा कि मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन जो है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। दो इक्वेशन दी हैं तो दो जनरल फॉर्म मान लो, a1 a2 कर दो, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। भाई साहब ये दो हमारे पास इक्वेशंस हो गई, तो हमको इनका रेशियो चेक करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, है ना। जो पहली इक्वेशन है इसमें a1 क्या है, a1 जो है वो है 1, ठीक, 1, ये है a1 अपॉन a2 क्या है, ये सॉरी x होगा, है ना। a2 क्या है भाई साहब, a2 है x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, यानी कि -3, a1 अपॉन a2 हो गया। b1 अपॉन b2, b1 क्या है हमारा 2, ओके, b2 क्या है 6 या -6, -6, क्यों, क्योंकि देखो जो y के साथ जो b2 लिखा है वो प्लस में लिखा है ना, तो इसको हम प्लस में लिख सकते हैं ना, कैसे, प्लस माइनस, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ये तो b2 हो गया, ये प्लस में लिखा है y के साथ,
है ना, मतलब हमको इस इक्वेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, ठीक। तो b1 जो है वो कितना है 2 और b2 कितना है -6, तो b1 अपॉन b2 क्या हुआ 2 अपॉन -6, ठीक है। c1 कितना है -5, नहीं देखो c1 जो है इक्वल टू को इधर लिखा हुआ है, ठीक। तो इक्वल टू के -5 को इधर लाओ, मान लो यहाँ +5 था, ठीक। इक्वल टू के इधर जब लाओगे +5 को तो क्या बन जाएगा -5 बन जाएगा, इक्वल टू 0। पहले यहाँ +5 था, हमने इसको इधर लाया तो -5 बन गया, ठीक। अब क्या करें, अब देखो -5 है पर यहाँ पे +c है ना, तो हम इसको +(-5) लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही है, हमने इक्वेशन चेंज नहीं करी, बस इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक। तो +c1 क्या है -5, c2 क्या है भाई साहब, c2 जो है हमारा 1 है, a1 अपॉन b1, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 है 1 अपॉन -3, c1 अपॉन c2 क्या है, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1 अपॉन -3, तो यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 क्या -5/1, तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसकी कंडीशन थी कि पहले तो साथ दिया फिर बाद में धोखा दे दिया, ये कंडीशन थी पैरेलल की, भाई कभी आपस में मिले ही नहीं, क्योंकि धोखा मिल गया ना भाई, तो अब दूर दूर ही चलते रहे, है ना, कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं। अच्छा, तो यानी कि यहां पे होगा नो सॉल्यूशन, और लाइंस जो आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी ग्राफ में, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी लाइंस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहां पे भी यही करो, यहां पे भी बताओ कि लाइंस कैसी होंगी अगर इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे तब। भाई साहब ये दोनों इक्वेशन देखने में अजीब नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट ऐसे है ही नहीं, 2a दिया है यहाँ पे। कोई बात नहीं, 2a जो है कुछ कांस्टेंट होगा, हमको नहीं पता, हमको रेशियो से मतलब है, a1 अपॉन a2 के b1 अपॉन b2 के c1 अपॉन c2 से, तो रेशियो लिखो। a1 क्या है यहाँ पे, जो x के साथ होता है पॉजिटिव में, मतलब निगेटिव नहीं लगा ना, तो x के साथ जो होगा वो a1 होगा, x के साथ क्या है 2a, तो 2a हमारा a1 है, x के साथ जो होगा वो a2 होगा, सेकंड इक्वेशन में x के साथ जो है वो a2 है, यानी कि 4 है, a1 अपॉन a2 ये हो गया। b1 अपॉन b2 क्या होगा, b1 क्या है b, है ना, ये b और ये b1 अलग अलग चीजें हैं, ठीक। ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, ये तो जो हमने याद कर रखा है, जो हमने समझ रखा है वो वाला b1 है, ठीक। b1 क्या है, जो y के साथ आता है, तो y के साथ क्या आ रहा है b, यानी कि b1 है b। b2 क्या है, जो y के साथ दूसरे इक्वेशन में आ रहा है, दूसरे इक्वेशन में क्या आ रहा है 2b -2b, क्यों, क्योंकि प्लस यहां लगा है ना, तो यहां पे प्लस लगाओ भाई साहब, ठीक, ऐसे कर दो। माइनस क्यों हमने प्लस क्यों लगाया, ताकि इस फॉर्म में लिखा जा सके, जो हमने फॉर्मूले याद किए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 वाले, वो इस फॉर्म के हिसाब से है ना, तो इस फॉर्म में पहले इसको लिखो, तो प्लस आ गया, प्लस आ गया। अब जो y के साथ है वो b2 है, y के साथ क्या है -2b, ठीक। ऐसे c1 क्या है, c1 है -a, क्योंकि a जो था c इक्वल टू उधर था, उस a को हमने इक्वल टू को इधर लाया तो क्या बन गया -a बन गया, और जो c1 है वो प्लस के साथ लिखा हुआ है ना, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं प्लस -a। c1 क्या है -a, c2 क्या है, इस -2a को इक्वल टू इधर लाओ, क्या बन जाएगा +2a इक्वल टू 0, -2a था इधर लाया +2a बन गया, कौन बचा -2a, c2 क्या आया 2a। अब रेशियो देखो, देखो a से a कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया, a1 अपॉन a2 आया 1/2, b1 अपॉन b2 आया 1 अपॉन -2, या इसको -1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। c1 अपॉन c2 कितना आया -1 अपॉन 2, यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब कि इस इक्वेशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, यानी कि ग्राफ जो है दोनों लाइन्स है वो एक ही जगह पे वन टाइम कट करेंगी, इसका मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, ठीक। ये भी सॉल्व हो गया भाई साहब। और देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन की कमी बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, हैं, क्वेश्चन की कमी थोड़ी इस दुनिया में कमी है प्रैक्टिस की, और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक करते रहेंगे जब तक हमको सारी चीजें आ नहीं जाती, ठीक। इसको भी मिटा दे क्या, इसको भी मिटा देते हैं भाई साहब,
मिटा देते हैं ताकि प्रॉब्लम्स लिखने में आसानी हो। लीनियर, चैप्टर का नाम यहाँ डाल देते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, क्वेश्चन हमारा ये है कि जो 2 इक्वेशंस हैं आर मान लो पैरेलल। ठीक, हाँ, तो 2 इक्वेशंस पैरेलल हैं, तो ये बताओ कि इस k की क्या वैल्यू होगी। अब देखो x और y जो थे हमारे वेरिएबल्स थे, पर हमको x और y की वैल्यू यहाँ सॉल्व नहीं करनी है, इसलिए x y से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है k से। k हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है मतलब किसकी वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक, हमको रिलेशन पता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 में कि पैरेलल होगा तो क्या होगा, है ना। पैरेलल होने पे क्या होता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होता है। ठीक, पहली कंडीशन तो ये है। लिख लें क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन थी पैरेलल होने की। a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 3 अपॉन 2। ठीक, इक्वल टू b1 अपॉन b2, सॉरी b1 क्या है 2k, y के साथ जो आएगा वही तो b1 है, और b2 क्या है जो y के साथ है यानी 5, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 क्या है यहाँ पे -2 है ना, जैसा कि हमने देखा था -2 अपॉन 1। ओके, तो ये तो इक्वल टू है ही नहीं, तो इसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि अगर इक्वल टू नहीं तो हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई। हमको इक्वलिटी सॉल्व करने आता है ना, कि इक्वल टू को इधर भेजो उधर भेजो, नॉट इक्वल टू को उधर कैसे भेज सकते हैं, इसको हटाओ। तो हमारे पास देखो ये हमारा बन गया सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे केवल k है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो k को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दो, k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे भेजें, देखो यहाँ 5 डिवाइड में है, उधर भेजो तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल टू उधर भेजा तो ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। 2 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में k के साथ, तो 2 उधर भेजा तो 2 डिवाइड में चला गया। ठीक, तो बच्चा क्या 5 3 जा 15 अपॉन 4 इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज। देखो मैथ्स में हर क्वेश्चन सिंपल ही होता है, बट हम उसको करना चालू नहीं करते इसलिए सॉल्व नहीं होता। और करना चालू कैसे कर सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया है बस उसी को मैथ में लिखने की कोशिश करो, बस लिखते जाओ सॉल्व हो जाएगा। यहां पे दिखा था 2 इक्वेशंस आर पैरेलल, तो हमने देखा कि इक्वेशन पैरेलल की क्या कंडीशन थी, हमने कंडीशन देखी पैरेलल की ये कंडीशन थी। ठीक है, फिर हमको जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे कि के देख के घबरा जाएंगे, सोचेंगे यार नहीं होगा। पैरेलल का कंडीशन हमने लिखा, फिर इस कंडीशन के हिसाब से इस इक्वेशन को हमने लिखा, हमको खुद ही समझ में आने लगा कि इक्वलिटी सॉल्व कर सकते हैं, केवल के अकेला है, के को छोड़ के बाकी सब उधर भेजो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कर लिया, और क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब देखो जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे ना, वो प्राइमरली 4 टाइप की करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिचुएशन, है ना। पहली टाइप की प्रॉब्लम है एज से रिलेटेड। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम है जो हमारी स्पीड वगैरह होती है ना, कि मतलब इतना गए तो इतना टाइम लगा, है ना, ऑटो से गए रिक्शा से गए, दूसरी टाइप की ये प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम करेंगे जो होती है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाली, ठीक। और चौथी प्रॉब्लम करेंगे वर्क के ऊपर, ठीक है। बाकी सिंपल प्रॉब्लम्स तो हम काफ़ी कर चुके हैं, है ना, कि मतलब कॉस्ट ये है, तो जैसे अभी की थी एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब वैसी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो सोचने का मौका तो मिले, है ना, कि सोचते कैसे हैं उस क्वेश्चन को, है ना, जो अप्रोच है वो सीखेंगे। ठीक, चलो देखते हैं भाई साहब। हमारा क्वेश्चन है कि फादर की एज जो है वो अपने सन के एज से 6 टाइम्स ज़्यादा है। आज से 4 साल बाद जो फादर की एज होगी वो सन से 4 टाइम ज़्यादा होगी, यानी 4 टाइम्स होगी। तो अभी प्रेजेंट एज बताओ फादर की और सन की। तो जैसे हमारी अप्रोच है, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, पहले जो इन्फॉर्मेशन वर्ड्स में लिखी रहती है उसको मैथ में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। और मैथ में लिखेंगे कैसे, जो चीज़ें नहीं पता है उनको वेरिएबल मान के। जैसे हमको यहाँ पे क्या क्या नहीं पता है,
देखो ज़्यादातर जो क्वेश्चन में पूछा होता है ना उसी को वेरिएबल मानते हैं, ज़्यादातर, हमेशा नहीं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि करंट एज ऑफ फादर एंड सन, फादर की और सन की एज बताओ। भाई हमको नहीं पता फादर और सन की क्या एज है, तो मान लो कि फादर की एज x है और सन की एज y है, ठीक। तो फादर x साल के हैं और सन जो है उनका बेटा जो है वो y साल का है, ठीक है। अब इसको मैथ में लिखने की कोशिश कैसे करें। फादर की एज इज 6 टाइम्स द सन्स एज। फादर की एज क्या है x। अब x तो ऐसे भूल जाएंगे ना कि फादर की एज है। मान लो f है फादर की एज, है ना। फादर की एज क्या है f और सन की एज क्या है s। वेरिएबल ही तो है, वेरिएबल हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो जो f है यानी फादर की एज है वो सन की एज से 6 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि अगर मैं सन की एज को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फादर की एज के बराबर हो जाएगा क्या। भाई 6 टाइम्स ज्यादा थी तो इसको भी 6 टाइम्स ज्यादा कर दिए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई। इक्वेशन मतलब जहां पे इक्वल टू लगा हो, है ना। इक्वेशन को हमको सॉल्व करने आता है तो एक इक्वेशन ये बन गई। 2 वेरिएबल्स हैं तो हमको चाहिए 2 इक्वेशन, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन को और आगे पढ़ो ना। आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद फादर्स एज, अब 4 साल के बाद फादर के एज की बात होगी। अभी तो फादर की एज f है तो 4 साल बाद फादर की एज क्या होगी f + 4। भाई फादर 4 साल बुढ़े हो जाएंगे, ठीक है। और आज से 4 साल बाद तब सन की एज क्या होगी s + 4। भाई सन भी 4 साल बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आफ्टर 4 इयर्स फादर एज विल बी 4 टाइम्स द सन्स एज। मतलब ये जो है इससे 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। यानी कि अगर मैं इसको 4 टाइम्स बढ़ा दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे भाई साहब। 4 साल के बाद फादर की एज जो थी सन के 4 साल के एज से 4 टाइम ज्यादा थी तो इसको 4 टाइम बढ़ा के हमने दोनों को बराबर कर दिया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो पहले इसको अच्छे से लिख लो। पहली इक्वेशन क्या होगी f = 6s। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, इसको सॉल्व करो। f + 4 = 4 जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, 4 × s 4s प्लस 4 × 4 यानी 16, ठीक है। अब क्या करो कि इन दोनों को इक्वल टू के एक तरफ ला लो, क्योंकि हमारे लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी, ax + by + c = 0, है ना। जनरली हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऐसी दिखती है। तो इस टाइप से बना के सॉल्व करोगे तो हो सकता है जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। जैसे f = 6x है तो इन दोनों को f को और s को एक तरफ ला लो, है ना। इक्वल टू के इधर लाओगे, देखो यहाँ पे +6s है, इक्वल टू को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा -6s -6x, और इक्वल टू इधर बचेगा 0, है ना। सिमिलरली यहाँ पे f है, यहाँ पे 4s यहाँ प्लस में, इधर लाओगे -4s बन गया, ये वाला +4 यहाँ बचा है, ये +16 है, इक्वल टू इधर लाया तो हो गया -16। अब इक्वल टू इधर 0 बचा, क्योंकि जो 16 था और ये जो 4s था दोनों इक्वल टू हमने इधर खींच लिया, ठीक है। अब +4 और -16 कितना होगा, देखो इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, यानी कि दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होगा यानी कि 16 और 4 में सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या बचेगा 12, और 12 +12 या -12, -12 क्यों, क्योंकि 16 4 से बड़ा है और 16 का साइन माइनस है ना, तो नेगेटिव साइन बचेगा, इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, f - 4s = 0, अरे सॉरी, f - 4s - 12 = 0, है ना। अब ये दोनों इक्वेशन, इनको सॉल्व कैसे करें, तो चलो पहले हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, ताकि धीरे धीरे क्लियर भी होता रहे ना हमारा। मेथड 1 सब्स्टिट्यूशन, ठीक। सब्स्टिट्यूशन क्या था, हमको सब्स्टिट्यूट करना है ना। हमको पता है कि अगर इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल होता तो हम सॉल्व कर लेते। कैसे सॉल्व करते, उस वेरिएबल को एक तरफ रखते, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते, तो उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाती, इक्वेशन सॉल्व हो जाती। तो अगर इक्वेशन में एक वेरिएबल हो तब तो सॉल्व हो जाएगा, पर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है ना, ये तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, सब्स्टिट्यूट करके। जैसे देखो पहली इक्वेशन में देखो तो f की वैल्यू क्या आएगी, f - 6x = 0, तो यानी कि f = इस -6x को उधर भेज दो, +6s। तो पहले इक्वेशन से f की ये वैल्यू आ गई। अब ये जो f की वैल्यू है ये दूसरे इक्वेशन में रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो,
करोगे तब क्या आएगा, 6s f की जगह रखो तो 6s माइनस 4s माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। दूसरी इक्वेशन ऐसी बन गई क्योंकि f को हमने 6s रख दिया, इस f को, ठीक। अब क्या होगा, 6s में से 4s गया कितना बचा, 2s माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल बचा, वो है s, ठीक है। तो s को छोड़ के बाकी सब उधर भेज दो, क्या आएगा, 2s इज इक्वल टू माइनस 12 था, उधर गया प्लस 12, ठीक है। यहाँ 2 जो है s के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर भेजा तो डिवाइड में चला गया, तो s कितना आया 12/2 यानी कि 6। तो s की वैल्यू आ गई 6, यानी कि जो हमारा सन है, जो बेटा है, वो अभी 6 साल का है, ठीक है। अब फादर की एज निकाल लो। फादर की एज कैसे निकालोगे, इस s को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में मान लो हमने s को पुट कर दिया, तो s की जगह 6 रखोगे तो 6 × 36, यानी फादर की एज 36 ईयर की है ना। तो सब्स्टिट्यूशन से पता चला ना कैसे सॉल्व किया, कि हमने एक इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल बन गया तो उसको काट छाट के हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करके एक वेरिएबल बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे भाई साहब, और फिर s को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो f की वैल्यू आ गई। तो इसका आंसर क्या आया, फादर की एज जो है वो 36 ईयर की है और सन की एज कितनी है, 6 ईयर की। तो अभी तो 6 टाइम्स है, आज से 4 साल बाद सन जब 10 साल का हो जाएगा, फादर 40 साल के हो जाएंगे, तो 10 × 40 यानी फादर की एज जो है वो सन से 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। बस सिंपल सी बात है। क्या इसको एलिमिनेशन से भी करें, एलिमिनेशन से अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक भाई, और तो क्वेश्चन करना है ना। तो अगला क्वेश्चन जो हम करते हैं वो एलिमिनेशन से करते हैं। चलो भाई साहब, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं। हमारा पर्पस है कि हम इक्वेशन को एक वेरिएबल में बना लें। जब एक वेरिएबल में बना लेंगे भाई साहब, तो फिर हम उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और क्यों सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल बचा ना, उसको छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ भेजो इक्वल टू के, है ना। हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि अंकिता का घर जो है वो 14 किलोमीटर दूर है उसके स्कूल से, ठीक है। और केवल एक गाड़ी से 14 किलोमीटर नहीं जा सकते, थोड़ा रिक्शा से जाना पड़ता है, फिर उसके आगे बस से जाना पड़ता है, ठीक है। अगर वो 2 किलोमीटर रिक्शा से जाती है और बाकी बचा डिस्टेंस, यानी कि 12 किलोमीटर बचा 14 में से, 2 किलोमीटर रिक्शा से और 12 किलोमीटर बस से जाती है, तो उसको आधा घंटा लगता है जाने में, ठीक। पर अगर वो 4 किलोमीटर रिक्शा से और बाकी डिस्टेंस बस से जाती है, तो भाई क्योंकि रिक्शा का डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो टाइम और ज़्यादा लगता है, यानी आधे घंटे से 9 मिनट ज़्यादा लगता है। तो ये बताओ कि रिक्शा की और बस की क्या स्पीड होगी, बोलो भाई साहब। रिक्शा की और बस की क्या स्पीड होगी, यही हमको पता करना है। अब देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, क्या करें क्या करें। कुछ मत करो, इस प्रॉब्लम को मैथ में लिखो। बोलते बोलते थक गया, लिखो मैथ में, इसको लिखो, खुद ट्राई करो, ट्राई करो भाई। जैसे सबसे पहला चीज जो यहां दिमाग में आना चाहिए वो है कि यहां पे स्पीड की बात हो रही है ना। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड हमसे पूछ रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, बिल्कुल। मान लो जैसे यहां पे पूछा है रिक्शा की स्पीड और बस की स्पीड, ये दोनों चीजें हमको नहीं पता, ठीक है। तो मान लो कि रिक्शा की स्पीड x है और बस की स्पीड y है। भाई अगर मान लोगे तो फिर बनाने में इक्वेशंस आसानी रहेगी ना, ठीक है। अगर अच्छा, और ये भी देखो कि अगर स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो जो x होगा वो क्या होगा, x, यानी कि रिक्शा की स्पीड क्या होगी। पहली बार तो 2 किलोमीटर चली थी रिक्शा से, अपॉन टाइम टेकन बाई रिक्शा, है ना भाई। 2 किलोमीटर रिक्शा से चली और जितना टाइम रिक्शा लिया होगा 2 किलोमीटर चलने में, है ना, फॉर 2 किलोमीटर टाइम टेकन बाई रिक्शा, ये होगी x, यानी रिक्शा की स्पीड है। और बस की स्पीड क्या होगी, 12 किलोमीटर बाई बस अपॉन 12 किलोमीटर जो चलने में लगा टाइम बस को, है ना। पहले में दिया है कि अगर वो 2 किलोमीटर रिक्शा से चलती है, 2 किलोमीटर रिक्शा से चलती है प्लस
12 किलोमीटर बस से चलती है तो उसको कितना टाइम लगता है? 30 मिनट्स लगते हैं। यानी कि देखो ये टाइम के टर्म्स में बात हो रही है, डिस्टेंस के टर्म्स में बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पे वो डिस्टेंस थोड़ी दिया है कि इतना चले और इतना नहीं चले तो हाफ आवर आया। जैसे हाफ आवर यहां पे दिया है ना, जैसे ये तो 14 दिया है, ये किस लिए दिया हुआ है? ये इसलिए दिया है कि 2 किलोमीटर रिक्शा का दे दिया तो हमको ये पता चल गया कि 12 किलोमीटर बाकी बस से चला होगा, क्योंकि या तो रिक्शा जाता है या तो बस जाता है। ठीक है, तो जो बात हो रही है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है। इट टेक्स हाफ आवर। ठीक, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। अच्छा ठीक है, अब टाइम कितना लगेगा भाई रिक्शा को चलने में? 2 किलोमीटर। अगर स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा? जो टाइम होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड को इधर भेज दो, टाइम को इधर भेज दो, है ना? तो अगर स्पीड का ये फॉर्मूला था तो टाइम का क्या फॉर्मूला होगा भाई? टाइम यहां था, यहां आ गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम के रिस्पेक्ट में बात होगी तो हम टाइम लिखेंगे कि जितना रिक्शा से टाइम लगा प्लस जितना बस से टाइम लगा वो दोनों 30 मिनट्स के बराबर है ना? अब रिक्शा से कितना टाइम लगा? रिक्शा से टाइम लगा डिस्टेंस, यानी 2 किलोमीटर रिक्शा से चली, अपॉन रिक्शा की स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है रिक्शा की? x किलोमीटर, है ना? x स्पीड है रिक्शा की, प्लस। ठीक है, अब डिस्टेंस बाय बस यानी कि 12 अपॉन स्पीड बाय बस कितना हुआ? y इज इक्वल टू 30 मिनट्स। ये समझ में आया? दिस इज टाइम टेकन बाय रिक्शा, दिस इज टाइम टेकन बाय बस। इतना रिक्शा से टाइम लगा, 2 किलोमीटर रिक्शा से चले थे x स्पीड से, 12 किलोमीटर बस से चले थे y स्पीड से, और इतना टाइम बस से लगा। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे तो 30 मिनट्स आएगा। अरे वाह, ऐसी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी भाई साहब। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 4 किलोमीटर रिक्शा से चले तो रिक्शा ने टाइम कितना लिया? 4 अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस। अब बस से कितना चले? टोटल 14 किलोमीटर जाना था तो बस से कितना चले? 14 माइनस 4 यानी कि 10, है ना? 10 किलोमीटर बस से चले, किस स्पीड से? y स्पीड से। टोटल टाइम कितना लगा? इस स्पीड का 9 मिनट्स लॉन्गर। क्वेश्चन पढ़े कि नहीं? 30 प्लस 9। क्वेश्चन है हमारा कि अगर हम 2 किलोमीटर रिक्शा से चले और 12 किलोमीटर बस से चले, टोटल 30 मिनट्स लगता है 14 किलोमीटर जाने के लिए, और 4 किलोमीटर रिक्शा से चले, 10 किलोमीटर बस से चले तो टोटल 30 प्लस 9 यानी कि 9 मिनट ज़्यादा लगता है ना पिछले से। पिछला 30 था तो इस बार कितना लगेगा? 39 मिनट्स लगेगा। लो भाई साहब, 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशंस सॉल्व कर लो। पर यहां देखोगे, अब इसको हमने प्रॉब्लम को इसमें लिख दिया, मैथ्स में लिख दिया भाई साहब, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमको बस क्या चाहिए? स्पीड ऑफ रिक्शा एंड बस, यानी कि एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेंगे। पर यहां देखो कि एक्स और वाई डिनोमिनेटर में है। हमने तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी है ना जिसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि जो वेरिएबल है वो ऊपर न्यूमिनेटर में रहता है। यहां तो 2/x लिखा है ना? अगर यहां x भेजें, यहां y भेजें तो x y यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा काम। मतलब डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना यहां, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, वो फिर x y का टर्म भी आ जाएगा। उसको कैसे देखेंगे फिर? तुम ये सोचो कि जो x है हमारा वो वेरिएबल ही है, मतलब इसकी वैल्यू हमको नहीं पता। हमको x की वैल्यू नहीं पता तो हमको 1/x की वैल्यू भी नहीं पता, नहीं पता ना। मान लो 1/x u है, u, इसको दूसरा वेरिएबल मान लो, क्योंकि 1 जैसे ये क्या लिखा हुआ है, 2/x को हम लिख सकते हैं 2 × 1/x, ऐसा लिख सकते हैं ना। 2/x लिखा था तो हमने लिखा इसको 2 × 1/x। और 1/x जैसे ये x वेरिएबल है, x की वैल्यू नहीं पता, यानी कि 1/x की वैल्यू नहीं पता, तो एक काम करो, ये जो पूरा है ना इसको u बोल दो, इसको नया वेरिएबल मान लो। भाई वेरिएबल मतलब क्या? जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, हमको u की वैल्यू भी नहीं पता क्योंकि हमको x की वैल्यू नहीं पता। तो एक काम करो, 1/x को u लिख दो भाई साहब, u। हमने क्या कहा? 1/x = u हमने लिखा। ऐसे 1/y को भी लिख देंगे, ठीक है। 1/x को u लिखा तो ये क्या बन गया? u2 यानी कि 2u। भाई u × 2 था या 2 × u लिखो, एक ही बात है। ऐसे 12/y को हमने क्या बोला? 1/y को भी बोल दिया, तो 12 तो 1/y भी हो गया ना,
तो यानी कि 12v बन गया भाई साहब, समझे। ऐसे ये जो है 4x बन गया, ये है 10v बन गया, सॉरी 10u, है ना। तो समझ में आया क्या हुआ कि 1/x को हमने u बोल दिया और 1/y को हमने v बोल दिया। 1/x की जगह u लिख दिया, 1/y की जगह v लिख दिया, बस। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि इस फॉर्म में आ जाए और आसानी से सॉल्व हो जाए। पर हमको तो x और y की वैल्यू निकालनी है ना, तो u और v रख के क्या करेंगे भाई। अगर u की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू नहीं आ जाएगी। x क्या है, u का रेसिप्रोकल ही तो है, समझे। चलो ठीक है, तो u और v के लिए सॉल्व कर लो। पहली इक्वेशन क्या है, 2u + 12v = 30। मिनट भूल जाओ, मिनट बाद में देखेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4u + 10v = 39, राइट। अब इनको सॉल्व कैसे करें, एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, है ना। एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व होता है, इसको यहां ऊपर लिखो पहले। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ अच्छा, हमारा गोल क्या है सॉल्व करने के लिए। गोल ये है, हमारा लक्ष्य ये है कि एक इक्वेशन में एक वेरिएबल रहना चाहिए। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा तो सॉल्व हो जाएगा, जैसा हमने किया था ना अभी। एक काम करो, इसको इसके ऊपर लिखो ताकि एलिमिनेशन देखते बने। 4u + 10v = 39, ठीक है। इसको मिटा दो यहां से। एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि कोफिशिएंट को बराबर बनाते हैं। जैसे u का कोफिशिएंट 4 है, यहां पे u का कोफिशिएंट 2 है। अगर इस इक्वेशन को, इस सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 2 2 4 हो जाएगा। अगर 2 2 4 हो जाएगा तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 4u कट जाएगा, बचेगा v अकेला बचेगा। फिर v को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, ठीक है। अब भाई 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर 1 kg एप्पल 1 kg एप्पल के बराबर है, तो यानी 2 kg एप्पल भी 2 kg एप्पल के तो बराबर ही होगा ना। अगर ये इसके बराबर है तो इसका डबल इसके डबल के बराबर होगा। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 था 4 बन गया, ये 12 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 24। ये 30 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा। अब देखो 4u। अब एक काम करो, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा दो, माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4u में से 4u कम किए तो क्या हुआ, 4u में से 4u माइनस किए 0, प्लस 10v में से 12v माइनस किए। समझ में आ रहा क्या है, 10v माइनस 24v, 10v में से 24v हमने माइनस किया, इक्वल टू 39 में से 60 माइनस किया। इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करी, यहां भी लिख लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 4u माइनस 4u, इस 4u में से ये 4u घटा, इस 10v में से ये 24v घटा, इस 39 में से ये 60, मतलब इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कम कर दी हमने। क्या कम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। ये दोनों बराबर थे, ये दोनों बराबर थे, बराबर बराबर में से हमने बराबर बराबर घटाया तो बराबर बराबर ही बचेगा, समझे। चलो ठीक है, 4u में से 4u कट गया, 10v माइनस 24 भी आएगा, माइनस 14v, है ना, क्योंकि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा और ये नेगेटिव इसका बड़ा है 24, इसलिए इसका साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू 39 माइनस 60 क्या आएगा भाई साहब, 39 माइनस 60 आएगा 21 माइनस 21, है ना, क्योंकि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा और ये माइनस है क्योंकि 60 बड़ा है। अब देखो इधर भी माइनस इक्वल टू के इधर भी माइनस, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचा 14v इज इक्वल टू 21, यानी कि v इज इक्वल टू 21, ये v हम 14 मल्टीप्लाई में v के साथ उधर भेजा डिवाइड में चला गया 14/14, है ना। तो ये तो v की वैल्यू आ गई। ऐसे ही इस v को तुम यहाँ पे v की वैल्यू रख दो, यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ रख दोगे 21/14, तो केवल u बचेगा इक्वेशन में। ऐसे u को छोड़ के बाकी सबको उधर भेजते जाओ इक्वल टू के, तो u की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो v की वैल्यू हमने निकाल ली, u की वैल्यू हमने निकाल ली। हमको चाहिए स्पीड ऑफ रिक्शा। स्पीड ऑफ रिक्शा क्या है, x।
इसका मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है, 1/x इक्वल टू u है। हमको v की वैल्यू पता है, चलो v निकाल लेते हैं ना, x तो निकाल लोगे, ठीक है। हमको बस की स्पीड भी चाहिए, बस की स्पीड क्या है, v किसके बराबर है, 1/y के बराबर है ना, हमको y चाहिए। अच्छा, अगर 1/y v के बराबर है, यानी कि y किसके बराबर होगा, y इधर डिवाइड में है, इधर भेजो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि y यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, इक्वल टू उधर भेज दिया। अब v जो है y के साथ मल्टीप्लाई में, v को इधर भेजो आ जाएगा डिवाइड में, है ना। तो y जो होगा किसके बराबर होगा, 1/v के बराबर, ठीक। तो यानी कि जो बस की स्पीड आएगी वो क्या आएगी, 1/v। 1/v मतलब 1/v क्या है, 21/14। अब ये डिनोमिनेटर नीचे है ना, तो इसको हम ऊपर भेज सकते हैं। ऊपर कैसे भेजेंगे, ये इसका जो डिनोमिनेटर है ना ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, क्या हो जाएगा 14/21। ये समझ में आया ना कैसे हमने सॉल्व किया। जब नीचे फ्रैक्शन होता है ना, जैसे देखो यहां मैं बताता हूं, a/b ये ऊपर का फ्रैक्शन है, अपॉन c/d ये नीचे का फ्रैक्शन है। इसको हमको ऐसे मतलब कुछ इस टाइप के फ्रैक्शन में लिखना है ना, कि दो ही टर्म हो ना, यहां तो चार चीजें हो गई। तो हम ये करते हैं कि जो नीचे वाला है इसको ऊपर भेज देते हैं, मतलब d को a के साथ और c को b के साथ। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, ठीक है। तो यही हमने यहां पे किया। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 ना, तो 14 इंटू 1 14 और 21 इंटू 1 यानी 21, ठीक है। तो यानी कि हमारे बस की स्पीड आ गई कितना, 14/21 किलोमीटर पर मिनट। क्योंकि देखो डिस्टेंस हमने किलोमीटर में लिया और टाइम हमने किस में लिया, मिनट्स में, है ना। 30 मिनट्स था, 39 मिनट्स था, तो स्पीड किस में आएगी, किलोमीटर पर मिनट्स, ठीक है, किलोमीटर पर मिनट्स। ऐसे बस की स्पीड आ गई, ऐसे तुम भाई साहब स्पीड ऑफ रिक्शा निकाल सकते हो, ठीक है। ओ माय गॉड, समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ। बस तुमको इस प्रॉब्लम को मैथ में लिखना था, मैथ में लिखोगे उसके बाद फिर सॉल्व करते चले जाओगे, है ना। अब आगे की प्रॉब्लम्स हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इतना सॉल्व किया तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो हम एक काम करेंगे कि केवल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कैसे करना है ना ये जान लेंगे। बाकी सॉल्व तो तुम कर ही लोगे, कैलकुलेशन कर सकते हो ना, और कैलकुलेशन जब आदमी खुद करता है ना तभी बनती है, दूसरे का देख के कभी कैलकुलेशन नहीं बनता, ये चीज़ जान लो। तो कैलकुलेशन करोगे तो समझ में आएगा कि कहाँ दिक्कत है। जब बार बार गलती करोगे तो देखोगे कि हाँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्यों गलती कर रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। चलो, तो क्वेश्चन है हमारा कि एक पर्सन है जो कि अगर जो नदी है ना वो स्टिल हो, मतलब उसमें कोई भी बहाव ना हो, अगर नदी ना बह रही हो, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है सर्फिंग कर सकता है ना, अपनी नाव चला सकता है, ठीक है। अगर नदी बह रही हो, मान लो जब नदी बहती है, जैसे मान लो नदी इस तरफ बह रही है, ठीक है, और उसकी नाव ये है, तो अगर वो, भाई इसमें आदमी बैठा ही दो, अगर वो अप स्ट्रीम्स जाता है, अप स्ट्रीम्स मतलब कि जो नदी का फ्लो है, जो रिवर का फ्लो है उसके अपोजिट जाता है। अप स्ट्रीम्स मतलब फ्लो के अपोजिट, क्योंकि फ्लो के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, सोचो उसको, फ्लो उधर जा रहा है वो उधर चल रहा है। तो 40 किलोमीटर्स जाने में जो टाइम लगता है, अगर वो नदी के साथ चलता ना, नदी के रिवर के फ्लो के साथ चलता, वो जो टाइम लगता उससे अप स्ट्रीम जाने में थ्राइस ज्यादा टाइम लगता है, समझे। मतलब एक नदी है जो कि फ्लो हो रही है, ठीक है, अगर मैं फ्लो के अगेंस्ट जाता हूं तो 40 किलोमीटर जाने में जो टाइम लगेगा वो उस टाइम से, जो कि मुझे नदी के साथ जाने में 40 किलोमीटर लगेगा, उस टाइम से वो टाइम 3 टाइम्स ज्यादा है। इसको लिख के सोचो ना तो समझ में आएगा। मैथ में लिखो इसको। मैथ में कैसे लिखेंगे, मान लो कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, यानी कि नदी की फ्लो होने की स्पीड है, वो x है, x स्पीड से नदी फ्लो हो रही है। यही हमसे पूछा भी है, हमको पता नहीं है कि क्या है स्पीड, इसलिए हमने x मान लिया, ठीक है। तो जो रिवर की स्पीड होगी अप स्ट्रीम्स वो क्या होगी,
अप स्ट्रीम्स मतलब नदी के फ्लो के अगेंस्ट जाने में, वो होगी 5 - x। क्यों? क्योंकि भाई देखो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ये अकेले जाता था, स्टिल वाटर में जाता था, अगर पानी में कोई फ्लो ना होता तब जाता था। पर अब जो x स्पीड है, जो फ्लो की स्पीड है, वो इसको अगेंस्ट कर रही है ना, समझे? जैसे नदी अगर x स्पीड से इधर जा रही है और तुम 5 किलोमीटर से इधर जाना चाहोगे, तो x वो जो रिवर की स्पीड है वो तो कम हो जाएगी तुम्हारे में ना, क्योंकि नदी खुद ही उसी स्पीड से आगे जा रही है और तुम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, समझे? तो 5 वो नॉर्मली जाता था, पर क्योंकि रिवर फ्लो हो रही है उसके अगेंस्ट x स्पीड से, तो उसकी स्पीड से रिवर ने x कम कर दिया, समझे? तो ये तो स्पीड हो गई अप स्ट्रीम्स, स्पीड अप स्ट्रीम्स। स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होगी? जब वो रिवर के साथ जा रहा होगा तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो नॉर्मली जाता था भाई, अब x स्पीड से रिवर उसको खुद भी धक्का दे रही है ना, यानी कि उसकी स्पीड x से बढ़ जाएगी, रिवर की फ्लो जो है उसके साथ ऐड हो गया ना, समझे? ये होगी स्पीड डाउन स्ट्रीम्स। ओ माय गॉड, अभी हमने पढ़ा और टाइम की बात हो रही है, अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? 40 किलोमीटर। स्पीड का क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक? तो टाइम का क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? 40 अपॉन अप स्ट्रीम वाली स्पीड। तो ये जो टाइम है ये तो हो गया अप स्ट्रीम जाने का स्पीड, अप स्ट्रीम जाने का टाइम। ये क्या है? टाइम गोइंग अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर्स। क्यों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है? 5 - x। अप स्ट्रीम कितना जाना है? 40 किलोमीटर्स। और डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर जाने का कितना टाइम होगा? 40 अपॉन डाउन स्ट्रीम जाने का स्पीड। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो अप स्ट्रीम जाने का टाइम है 40 किलोमीटर्स, वो 3 गुना ज्यादा है इस टाइम से। तो यानी कि इस टाइम को अगर मैं 3 गुना बढ़ा दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, समझे? यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा इक्वेशन है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है वो डाउन स्ट्रीम जाने में 40 किलोमीटर जो टाइम लगता है उससे 3 गुना ज्यादा है। तो हमने इस टाइम को 3 गुना बढ़ा दिया, तो क्या हुआ? दोनों टाइम बराबर हो गए, क्योंकि 3 गुना बढ़ गया ना, 3 गुना ऑलरेडी ज्यादा था इससे, 3 गुना इसको भी बढ़ा दिए तो दोनों बराबरी में आ गए। अब दोनों बराबरी में आ गए तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। सॉल्व कर लोगे ना? कैसे सॉल्व करोगे? पहले इसको सिंप्लीफाई करो भाई। 40 अपॉन 5 - x इक्वल टू 3 जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 40 × 3 अपॉन 5 + x। देखो 40 इक्वल टू इधर भी है, इक्वल टू इधर भी है, यानी इधर से इधर कट जाएगा। अच्छा, पर तुम लोग डायरेक्टली काटा मत करो यार, वरना गलती कर देते हो। मैं देखा हूं ना, गलती कर देते, डायरेक्ट काटने में गलती कर देते हैं। 40 यहां भी रहने दो, 40 यहां भी रहने दो, ठीक है? तुम ये देखो 40 यहां मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल 1 बचा, 40 को इधर भेजो तो डिवाइड में चला जाएगा, है ना? 40 डिवाइड में चला गया 40। ये ध्यान रखना, जब डिवाइड में जाएगा तो इस पूरे के साथ डिवाइड में जाएगा, है ना? ये नहीं कि x के साथ तुमने 40 मल्टीप्लाई कर दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक? तो इस पूरे के साथ 40 मल्टीप्लाई होगा नीचे जाके, ठीक है? अब देखो कि ऊपर 40 मल्टीप्लाई में है, अगर मान लो 40 + 3 होता तो 40 40 हम नहीं काट पाते, पर क्योंकि 40 × 3 है ऊपर, तो हमने 40 से 40 काट दिया, ठीक है? अब क्या बचा? 1/5 - x इक्वल टू 3/5 + x। 5 + x यहाँ डिवाइड में, इधर पे जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 + x इधर आ गया, इधर से गायब हो गया। 5 - x इधर क्या है? डिवाइड में, उधर पे जो मल्टीप्लाई में किसके आएगा? 3 के। बचा क्या? 5 + x इक्वल टू 3 × 5 = 15 माइनस 3 × x 3x। अरे वाह, 3x को इधर भेजो, क्योंकि यहाँ माइनस में, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 3x जब इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, तो प्लस x + 3x क्या होगा? 4x इक्वल टू, ये 5 यहाँ क्या है? प्लस में है, इधर भेजो तो माइनस में आ जाएगा 5, है ना? 15 - 5 क्या होगा? 10। 15 ही था ना भाई साहब यहाँ? हाँ, 3 × 5 = 15 ही था, ठीक है? यानी x क्या आएगा? x आएगा 10, ये x यहाँ 4 मल्टीप्लाई में x का था ना, 10/4, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिवर के फ्लो होने की स्पीड है वो है 2.5 किलोमीटर पर आवर। हो गया सॉल्व? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा वर्क के ऊपर है ना?
इसको इतना टाइम लगता है वर्क करने में, तो बताओ दोनों कितने साथ में वर्क करेंगे ये सब। मान लो कि 2 पाइप्स हैं हमारे पास, है ना। शुरू से पढ़ते हैं। इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। एक हमारे पास स्विमिंग पूल है जिसमें 2 पाइप्स लगी हैं हमारे पास, ठीक। इन दोनों पाइप्स से जब हम इस स्विमिंग पूल को फिल करते हैं तो 12 आवर्स लगता है, ठीक। जब दोनों को साथ में चलाते हैं तब। द वाइडर पाइप इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द थिनर पाइप फॉर 9 आवर्स। अच्छा चलो, तो यानी कि एक पाइप जो है ना वो मोटी है थोड़ा और दूसरी पाइप पतली है। तो जब बड़ी वाली पाइप, मोटी वाली पाइप को 4 आवर्स चलाते हैं और इस छोटी वाली जो पतली वाली पाइप है उसको 9 आवर्स चलाते हैं, तो जो हमारा पूल है केवल हाफ ही फिल हो पाता है, ठीक है। जब साथ में दोनों पाइप्स 12 घंटे तक चलेंगी तब पूल पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। पर अगर मोटी वाली पाइप 4 आवर्स तक चलेगी और पतली वाली 9 आवर्स तक, तो हमारा पूल जो है हाफ ही फिल हो पाएगा। तो अब ये बताओ कि अगर मुझे केवल फाइंड द टाइम टेकन बाई ईच पाइप टू फिल द पूल, हर पाइप को अलग अलग मैं चलाऊं तो पूल कितने टाइम में फिल होगा। जैसे मान लो अगर मेरे पास केवल यही पाइप होती तो पूल कितने टाइम पे फिल होता, है ना, या केवल यही पाइप होती तो पूल कितने टाइम पे फिल होता, ये हमको निकालना है। तो पहले तो हमको इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा भाई साहब, इक्वेशन में लिखना पड़ेगा सिचुएशन को। कैसे लिखें, पहले वेरिएबल्स मानो। वेरिएबल्स क्या है, हमको नहीं पता कि इस पाइप से पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो मान लो कि टाइम टेकन, लिख लो, अगर लिख रहे हो तो लिख लो कि लेट द टाइम टेकन बाई वाइडर पाइप टू फिल द पूल इज x आवर्स। मान लो कि ये पाइप x टाइम लगाती है, ये पाइप y टाइम लगाती है पूल को फिल करने में, ठीक है। यानी कि x आवर्स इज इक्वल टू 1 वर्क, है ना, 1 पूल। मोटी वाली पाइप के लिए x आवर्स 1 पूल को भरता है, ठीक है। तो 1 आवर कितने पूल को भरेगा भाई साहब, 1 आवर भरेगा 1/x पूल्स को, क्योंकि 1 आवर्स को हमको जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि हमको 4 आवर्स के लिए निकालना है। तो 1 आवर का पता होगा तभी तो 4 आवर्स के लिए निकालेंगे कि कितना पूल भरा। तो 1 आवर में 1/x पूल भरता है ये मोटी वाली पाइप। ऐसी पतली वाली पाइप है, मान लो कि y आवर्स, मतलब जैसा हमने माना, क्या माना कि y आवर्स में वो 1 पूल को भर देगी। तो यानी कि 1 आवर में कितने पूल को भरेगी पतली वाली पाइप, 1/y पूल को, ठीक है। अगर ये दोनों पाइप्स 12-12 घंटे चलती हैं साथ में तो क्या होगा, 12 घंटे में कितना पूल भरेगी, 1 आवर में 1/x पूल, 12 घंटे में 12 इंटू 1/x पूल ये मोटी वाली पाइप ने भरा, प्लस 12 घंटे में 1/y पूल ये पतली वाली पाइप ने भरा, इज इक्वल टू कितने पूल भरा गए, 1 पूल। समझे। ऐसे दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो मोटी वाली पाइप है वो 4 आवर्स तक चली, यानी कि 4 इंटू 1/x पूल्स उसने भरे, इतना पूल उसने भर दिया, इतना पूल उसने भरा, तो टोटल 1 पूल भरा गया। 4 आवर्स ने उसने 4 इंटू 1/x पूल्स भरे। पूल्स भरे मतलब ये पूल का हिस्सा है ना, 1/x क्या है, पूल का हिस्सा है, ठीक। मान लो 1/10 या 1/15 पूल का हिस्सा। तो जो हमारी पाइप थी वो 1 आवर में 1/15 मान लो पूल का हिस्सा भरती थी, तो 4 आवर्स में 4 इंटू 1/15 जो पूल का हिस्सा वो भरेगी, है ना। तो ठीक है भाई साहब, 1 घंटे में 1/x पूल भरती थी तो 4 आवर्स में 4 इंटू 1/x पूल भरेगी, प्लस जो हमारी पतली वाली पाइप है 1 घंटे में 1/y पूल भरती थी तो 9 आवर में 9 इंटू 1/y पूल्स भरेगी। और टोटल कितने पूल्स भरा गए इन दोनों, इसने इतना पूल भरा, इसने इतना पूल भरा, टोटल कितना पूल भरा, 1/2 पूल्स, क्योंकि लिखा है हाफ ऑफ द पूल इज फिल्ड, है ना। तो इसने इतना, इतने इतना, टोटल हाफ पूल भरा। हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना हमने इससे पहले वाले के पहले क्वेश्चन में सीखा था। कैसे, यहाँ 1/x है, 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो, इक्वेशन बन जाएंगी। u और v की वैल्यू निकाल लो, u और v की वैल्यू से हमको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी, और x की वैल्यू जो है हमको वही तो चाहिए। हमको क्या चाहिए कि मोटी वाली पूल से पाइप भरने में कितना टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा वो है x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हमको आखिर में वैल्यू मिल जाएगी कि मोटी वाली पाइप से कितना टाइम लगेगा पूल भरने में, और ऐसे पतली वाली पाइप से। तो इस सेशन को ये एंड करते हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए और उम्मीद है कि इससे थोड़ा थिंकिंग डेवलप हुई होगी, है ना, कि कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। अपने खुद प्रैक्टिस करो, खुद प्रैक्टिस करोगे तभी तो गलतियाँ करोगे, तभी तो सीखोगे, है ना। दूसरा जब करता है तब तो देखने में आसान लगता है ना कि हाँ यार आसान ही होगा, पर जब आदमी खुद करता है तब पता चलता है ना। तो प्रैक्टिस करो और मेहनत करो,
तब तक के लिए बाय।